Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is essential elements of a valid acceptance. I hope you are in touch with my videos on Indian Contract Act. मैंने आपको previous video में बताया था कि what is meant by acceptance. It is defined under section 2 clause B of the Indian Contract Act. We have discussed कि हम 4 essential elements करेंगे of valid acceptance. First essential element, which is acceptance must be absolute and unqualified. It is discussed in my previous video. आज हम discuss करेंगे second important essential of a valid acceptance, which is acceptance must be communicated. आज हम डिस्कस करेंगे acceptance must be communicated. अब communication किस तरीके से होती है? What is meant by acceptance must be communicated? It means acceptance must be made known to the other person, right? अब acceptance कौन communicate करेगा? Obviously the offeree to the offerer, proposee to the proposer. If A says to B, I wish to sell my car to you worth 2 lakh rupees. Will you buy my car? B says yes. अब यहाँ पे जो ये yes है B का, it is his mental intent, उसका mental determination है, उसका intention है कि yes, I wish to purchase A's car. लेकिन जब तक B यानी कि ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं करेगा हिज एक्सेप्टेंस, तब तक इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस. तो इसका मतलब ये रहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड मीन्स इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी, बाय द एक्सेप्टर, बाय द प्रोमिसर टू द ऑफरर, आई एम सो सॉरी, टू द प्रपोजर. प्रपोजर को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मस्ट बी मेड नोन टू दिस पर्सन. मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट सफिशिएंट. अगर उसने सोच लिया कि येस मुझे उसकी कार खरीदनी है, सो ही हैज़ थॉट ऑफ इट इन हिज माइंड. नाउ मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन इज नॉट सफिशिएंट. ही हैज़ टू एक्सप्रेस हिज मेंटल डिटर्मिनेशन. इट मीन्स देयर मस्ट बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. अब वो उसको किस तरीके से बताएगा, हम ये डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में कि बी को बताना है. ही हैज़ टू फिजिकली मैनिफेस्ट हिज मेंटल डिटर्मिनेशन, बट हाउ, वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. गाइज सेक्शन 4 इज़ क्वाइट टेक्निकल, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको कोई भी डाउट रहे. आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 3, 8 एंड 9. दे आर कंपेरेटिवली ईजी, राइट. अब क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन ये है कि बी ए को कम्युनिकेट किस तरीके से करेगा, राइट. तो पहला तो सेक्शन 9 इज़ क्वाइट ईजी, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. मैंने आपको प्रपोजल में भी बताया था एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड प्रपोजल. हमने टाइप्स ऑफ प्रपोजल में भी इसको डिस्कस किया था. आई होप आपको पता होगा व्हाट इज एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. इट मीन्स, आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इफ़ यू गो टू अ रेलवे स्टेशन, इसमें हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे. इफ़ यू गो टू अ रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कूली होता है, राइट. कूली नेवर आस्क्स यू कि मे आई पिक अप योर लगेज. कभी वो पूछेगा नहीं. ही विल मेक एन इम्प्लाइड प्रपोजल टू यू. इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट दैट ही इज़ पिकिंग अप योर लगेज. और आप उसको लगेज उठाने भी देते हो. इट मीन्स इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम योर कंडक्ट दैट यू हैव गिवन एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू दैट पर्सन, राइट. आपने उसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. सेक्शन 9 बेयर एक्ट अगर आप ओपन करोगे आपको दिखेगा इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड भी होती है, इम्प्लाइड भी होती है. एक्सप्रेस्ड मतलब समथिंग विच इज़ रिटन और ऑरल. इट मीन्स इफ़ ए सेज टू बी, ए जो है बी को बोलते हैं मुझे अपनी कार आपको बेचनी है. अब ए जो है वो लेटर भी लिख सकता है या फिर ए की मर्जी है वो बी को फ़ोन कॉल भी कर सकता है. ये क्या है, इट इज़ एन एक्सप्रेस्ड प्रपोजल बाय ए. और बी क्या करेगा, ईदर हिल मेक अ फ़ोन कॉल और वो अपनी जो उसकी विलिंगनेस है, राइट, ही विल सिग्निफाई हिज एसेंट टू दैट प्रपोजल, जो हमने इसकी डेफिनेशन में किया था. तो बी क्या करेगा, या तो ए को फ़ोन कॉल करेगा या बी भी ए को क्या लिखेगा, एक लेटर लिखेगा. जो भी एक यूजुअल या रीजनेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा वो उस मोड को यूज़ करेगा. अगर वो फ़ोन कॉल करता है इट मीन्स ऑरल एक्सेप्टेंस देता है, या वो एक लेटर लिखेगा विच मीन्स रिटन एक्सेप्टेंस करेगा, तो वो क्या होगी, एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट इम्प्लाइड, इम्प्लाइड इज समथिंग विच इज़ अदरवाइज दैन इन वर्ड्स. इट मीन्स इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. किस तरीके से इन्फर होता है वो मैंने आपको बता दिया कि इफ़ यू अलाउ अ कूली टू पिक अप योर लगेज, इट मीन्स यू हैव गिवन एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू हिज इम्प्लाइड प्रपोजल. उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत डीपली समझ आएगा when we'll be discussing this case law just in few seconds. अब हमने सेक्शन 9 तो डिस्कस कर लिया. बिगिनिंग विद सेक्शन 3, हम सेक्शन 3 और सेक्शन 8 को भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 3 कहता है कि अब बी ने ए को कम्युनिकेट करना है कि येस आई एम विलिंग टू परचेज योर कार. अब वो किस तरीके से करेगा, या तो मैंने आपको बता दिया एक्सप्रेसली करेगा, फ़ोन कॉल करेगा, राइट, या उसको लेटर लिखेगा, एक्सप्रेस्ड कम्युनिकेशन करेगा, राइट, या फिर ही कैन मेक एन एक्ट और ओमिशन
कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा ना करना। अब एक्ट करेगा या ओमिशन करेगा, राइट। बाय हिज एक्ट और ओमिशन ही विल बी कम्युनिकेटिंग हिज एक्सेप्टेंस टू दिस पर्सन ए। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बी का जो एक्ट है या बी के पार्ट पे ओमिशन, ओमिशन इज नॉट टू डू समथिंग। बी के पार्ट पे बी का जो एक्ट है या उसका ओमिशन है, इट मस्ट बी सच विच हैज़ एन इंटेंशन। उसके एक्ट और ओमिशन में इंटेंशन होना ज़रूरी है। intention of what? Intention of communicating his acceptance to A or which has the effect of communicating it। ये वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने प्रपोजल डिस्कस किया था, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल, बट आज हम फिर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी एक खाली रूम में है, राइट, ही इज़ ऑल अलोन इन अ रूम, उसने मेंटली डिटरमाइन कर लिया, उसका मेंटल इंटेंशन 100% है कि मुझे एक ही कार को परचेज करना है, बट उसने उस खाली रूम में अपने आप को ही बोल दिया कि येस आई एम विलिंग टू परचेज एज कार। तो क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? नो, बिकॉज इट इज़ नॉट कम्युनिकेटेड। यहाँ पे हमें दिखता है कि बी का इंटेंशन ही नहीं है टू कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू ए, और जब तक ही विल नॉट मेक इट नोन टू दिस पर्सन, जब तक बी ए को कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तब तक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इट मीन्स बी को कोई एक्ट करना है, कोई ओमिशन करना है। बी ने एक्ट तो किया, एक्ट क्या किया? एक खाली रूम में बोला, ही गेव हिज एक्सेप्टेंस, बट क्या उसका इंटेंशन था उसमें? नहीं। तो एक्सेप्टेंस और ओमिशन, सॉरी, एक्ट और ओमिशन मस्ट बी सच विच कैरीज एन इंटेंशन टू कम्युनिकेट। उसका इंटेंशन होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर बी एक ऐसे रूम में अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करता है जिसमें ऑल्दो ए तो नहीं है लेकिन ए का एजेंट बैठा है, ए इज समबडी हु इज लिविंग इन मुंबई, राइट, अब वो वहाँ से नहीं आ सकता तो उसने अपने एजेंट को भेज दिया। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस टू एजेंट इज डीम्ड एज कम्युनिकेशन टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जब हम स्टडी करते हैं तो अगर आपने कुछ एजेंट को बता दिया मतलब आपने उसके प्रिंसिपल को बता दिया। इट मीन्स अगर बी एक उस रूम में अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करता है जिसमें ए का एजेंट बैठा है, इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट एक्सेप्टेंस टू ए। तो आपको पॉइंट समझ आया? मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि इंटेंशन होना ज़रूरी है। अगर आप खाली रूम में अपनी कम्युनिकेशन को, अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करते हो खाली रूम में, देयर इज नोबडी, इट मीन्स यू हैव नो इंटेंशन टू कम्युनिकेट इट। क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है तो वो आपका एक्ट भी एक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, इंटेंशन के साथ साथ इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स अगर ए नहीं है तो ए का एजेंट हो, वो भी एक क्या है, इट्स अ वे जिस तरीके से ए को आपकी कम्युनिकेशन पहुंच जाएगी, आपकी एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी। तो या तो इंटेंशन होना ज़रूरी है एंड और देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन, देयर मस्ट बी इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग एजेंट के थ्रू हो जाता है। इट मीन्स किस तरीके से बी ए को कम्युनिकेट कर सकता है, ईदर एन एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस विच इज़ अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 3 को हम स्टडी करते हैं बाय एन एक्ट और ओमिशन। कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा नहीं करना, बाय एन एक्ट और ओमिशन which carries either the intention of the parties to communicate it or which has the effect of communicating it, is it to the other person or to the proposer, basically to A in this example। अब हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं which is ब्रॉजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877। बहुत ही लैंडमार्क इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ प्लेंटिफ, देयर वाज अ पर्सन प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या था, रेलवे कंपनी को कोल सप्लाई करता था। रेलवे कंपनी इज डिफेंडेंट इन दिस केस। प्लेंटिफ रेलवे कंपनी को कोल सप्लाई करता था। ना वन डे व्हाट हैपेंड, बहुत देर से वो कोल सप्लाई कर रहा था। इन दोनों ने सोचा, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इन्होंने सोचा कि हम अपने एजेंट्स को भेजते हैं सो दैट दे ड्राफ्ट अप अ फॉर्मल अग्रीमेंट। इनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुई थी, इसी तरीके से बस फ्रेंडली रिलेशंस के बेसिस पे प्लेंटिफ रेलवे कंपनी को कोल सप्लाई करता था। ना वन डे व्हाट हैपेंड, इन्होंने अपने एजेंट्स को भेजा ताकि एजेंट्स जो हैं इनके वो एक फॉर्मल अग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सके, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन सके। लेकिन उस जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट थी, इट वाज मेरली अ ड्राफ्ट, जो एजेंट्स ने मिलकर बनाया एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट प्रिपेयर करी थी, उसमें कुछ ब्लैंक्स उन्होंने छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फाइट तो आर्बिट्रेटर कौन होगा, इनकी सुलह कौन करवाएगा, इस तरीके के थोड़े बहुत पॉइंट्स जो थे वो इनके एजेंट्स ने छोड़ दिए, ब्लैंक्स को छोड़ दिया। अब ब्लैंक्स को किसने पूरा कर दिया, प्लेंटिफ ने पूरा कर दिया, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट अग्रीमेंट थी उसको पहले प्लेंटिफ के पास भेजा गया। प्लेंटिफ ने जो भी ब्लैंक्स थी, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ एन आर्बिट्रेटर, और जो भी ब्लैंक्स थी वो प्लेंटिफ ने फिलअप करी, और उसके बाद उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो बनने जा रहा था उसको किसको भेज दिया। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, अभी वो अग्रीमेंट ही थी, उसने किसको भेज दिया, जैसे ही उसको अग्रीमेंट गई उसने वापस से किसको भेज दिया, रेलवे कंपनी को। लेकिन व्हाट हैपेंड इज रेलवे कंपनी के एजेंट ने उसको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर में रख दिया। जैसे ही उसके पास वो अग्रीमेंट आई उसने क्या किया, ड्रॉर में रख दिया। इट मीन्स उसने अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया, ठीक है।
प्लेंटिफ ने तो उसको भेज दिया, लेकिन क्या उसने अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया? नहीं, ही फेल्ड टू कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस। उसने ना तो हाँ दिया ना ही डिड नॉट मेक इट नोन टू दिस प्लेंटिफ कि क्या उनको वो ब्लैंक्स जो उसने फिल करी या फॉर दैट मैटर पूरी जो अग्रीमेंट है क्या इनको एक्सेप्टेबल है या नहीं, इन्होंने इस चीज़ को रिप्लाई नहीं किया। बट उसके बाद इनके बीच में जो ट्रेड चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहा, बट ऑन द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। अब जैसे प्लेंटिफ जो अर्लियर कोल भेजता था उसी तरीके से प्लेंटिफ ने रेलवे कंपनी को कोल भेजना स्टार्ट कर दिया, बट इट वाज ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में इट वाज ऑन द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इट मीन्स कि उन्होंने कोल का थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया था, तो प्लेंटिफ को पेमेंट भी जो मिल रही थी इट वाज ऑन द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इट मीन्स कि ऑल दो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज़ नॉट बीन मेड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं की गई बाय द रेलवे कंपनी टू द प्लेंटिफ, बाय द डिफेंडेंट्स टू द प्लेंटिफ। बट जो उनका सब्सिक्वेंट एक्ट है वो क्या दिखाता है? उनकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिखाता है। उन्होंने एक्सप्रेसली तो कम्युनिकेट नहीं किया प्लेंटिफ को ओवर अ फोन कॉल और दे डिड नॉट राइट एनी लेटर टू हिम, उन्होंने सिंपली अपने ड्रॉर में रख लिया। इट मीन्स उन्होंने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगी तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इफ़ इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस इट विल नॉट राइपन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अगर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। तो अभी इस टाइम तक तो कॉन्ट्रैक्ट इनका वैलिड नहीं था। ये एग्रीमेंट अपने आप में उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हुई थी अभी बाय लॉ। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस याद है वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठा रही हूँ। अगर उसकी लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट व्हाट हैपेंड इसकी जो इनका सब्सिक्वेंट एक्ट था रेलवे कंपनी का वो ऐसा था विच वॉज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड इज इन्फर्ड फ्रॉम देयर कंडक्ट। उन्होंने क्या किया? प्लेंटिफ को जब पेमेंट करी इट वॉज ऑन द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। इट मीन्स उन्होंने इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट से प्लेंटिफ को ये बताया कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस अग्रीमेंट को बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो अब आपको मैं यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। पहले बात तो ये एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड है। सेक्शन 9 में आप ये केस लॉ भी लिख सकते हो, ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है बाय द रेलवे कंपनी, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। मोर ओवर पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड। अभी यहाँ तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई थी, बट सब्सिक्वेंट टू दिस जब उन्होंने अपने ड्रॉर में रखा उसके बाद जो उनका कंडक्ट था वो इस तरीके का था कि उन्होंने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया प्लेंटिफ की न्यू ड्राफ्ट अग्रीमेंट को। इट मीन्स पॉइंट यहाँ पे यह है कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो अ वैलिड एक्सेप्टेंस, वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय एन एक्ट और ओमिशन। दैट एक्ट और ओमिशन मस्ट बी सच विच ईदर हैज़ एन इंटेंशन और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे इनका इंटेंशन तो था, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? मेंटल इंटेंट था। देयर मस्ट बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका इंटेंशन था। हम ये नहीं कहेंगे कि इनका इंटेंशन ही नहीं था, दे हैड एन इंटेंशन। बट जब तक आप उस इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं करोगे, आपका मेंटल डिटर्मिनेशन है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ऑल्सो। सामने वाले को तो नहीं पता, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, देयर मस्ट बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। और इन्होंने जब सब्सिक्वेंट एक्ट किया, वो सब्सिक्वेंट एक्ट क्या था? फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर मेंटल डिटर्मिनेशन। इस तो आपको समझ आया, इंटेंशन भी था और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी था। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से, इस केस लॉ से हमें समझ आता है कि सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 9 क्या कहता है। मोर ओवर सेक्शन 8 इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस केस लॉ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। सेक्शन 3 में भी इंक्लूड हुआ। सेक्शन 9 में आपको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को समझने में हेल्प करता है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि देर इज नो नीड ऑफ एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इफ एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इट मीन्स कि एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज एक इंसान की एक्सेप्टेंस उसके कंडक्ट से आपको समझ आ रही है। तो इस केस में यही हुआ कि कोर्ट ने कहा कि पहले यहाँ तक, जब तक उन्होंने अपने ड्रॉर में रखा था, तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बट सब्सिक्वेंट टू दिस एक्ट इन्होंने क्या किया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिखाई। इनके कंडक्ट ने ये शो किया कि इन्होंने प्लेंटिफ के उस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स अब यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। कल को कोई ब्रीच करेगा तो कोर्ट कैन कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। इट मीन्स सेक्शन 8 भी यही कहता है कि अगर आपको एक पार्टी के इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस से ये समझ आ गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया
तो ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को एक्सप्रेसली लिखकर या बोलकर भी बताना होगा। यहाँ पे भी कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आपको बेशक ड्रॉर में रख लिया, आपको नहीं बताया लिखकर या बोलकर, एक्सप्रेसली नहीं बताया, इट्स ओके, बिकॉज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सो सेक्शन 8 कहता है कि देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेसली आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है इफ़ इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम दी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मोर ओवर, अगर आपको ये केस लॉ डिफिकल्ट लग रहा है बट आपको समझ आ जाना चाहिए बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी, हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वेल कंपनी भी केस लॉ डिस्कस किया था 1892, राइट। जब हम प्रपोजल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वेल कंपनी। उसमें भी वो जो मिसेस कार्लिल थी, फीमेल थी, शी गेव एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू दैट एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड बाय द स्मोक वेल कंपनी, राइट। अगर आपको उसके फैक्ट्स याद है यू कैन रीड दैट। तो उसमें भी क्या होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। उन्होंने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी थी। अब कोर्ट ने कहा था कि ये फीमेल शी इज़ एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बिकॉज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो आपको एक्सप्रेस कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है इफ इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का कंडक्ट किस तरीके से होता है कि पार्टीज दे हैव एक्टेड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी पार्टीज ने क्या किया, बेशक एक्सप्रेसली कम्युनिकेट नहीं किया, बट देयर इज एन एक्सेप्टेंस इन द वे दैट दे हैव एक्टेड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट प्रपोजल। प्रपोजल क्या था कि मैं आपको कोल भेजूंगा और इतने रेट पे भेजूंगा। अब उनको जब कोल डिलीवर हुआ तो उन्हें नया ही जो प्राइस है वही प्लेंटिफ को दिया। इट मीन्स दे हैव एक्टेड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल। इट मीन्स दे हैव इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड इट। अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको और प्रॉपरली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन एक्स, उसके घर पे डेली न्यूज़पेपर आ रहा है। उसने न्यूज़पेपर की जो सब्सक्रिप्शन थी वो फॉर अ मंथ ली थी, सिर्फ 1 महीने के लिए ना। वन डे व्हाट हैपेंड इज कि वो 1 महीना ख़त्म हो गया लेकिन उसको अभी भी न्यूज़पेपर आता जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि दिस पर्सन एक्स हैज़ हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू रिजेक्ट इट, टू अवॉइड इट, टू अवॉइड इट। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ को रोक सकता है, लेकिन उसने क्या किया, ही चोज टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट न्यूज़पेपर सर्विस। उसकी सब्सक्रिप्शन 1 महीने की थी, 1 महीने के लिए उसको न्यूज़पेपर आना चाहिए था, बट 1 महीने के बाद भी उसको आता गया। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस चीज़ को रोक दे, पर उसने रोका नहीं। ही चोज टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट, उसने उसका बेनिफिट लेना चाहा। अब यहाँ पे क्या है, इट मीन्स इट इज़ एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है उस इंसान के पार्ट पे। कल को वो ये नहीं कह सकता अगर उसका बिल 2 या 3 महीने का बन के आ गया कि मेरी तो सब्सक्रिप्शन 1 महीने की थी। नो, बिकॉज ये आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम योर कंडक्ट। आपके कंडक्ट से ये पता लगता है क्योंकि यू हैव हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड इट, बट आपने नहीं किया, आपने उसका बेनिफिट लिया। क्योंकि आपने उसका बेनिफिट लिया तो आपको उसके लिए पे तो करना होगा। इट मीन्स आपको समझ आया व्हाट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, हाउ अ पर्सन हैज़ एन इंटेंशन। उनका एक्ट क्या था, एक्ट में इंटेंशन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल। इससे एक और पॉइंट आपको समझ आएगा कि आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि जो मेयर साइलेंस होती है, सपोज आप चुप हो बिल्कुल, राइट, योर साइलेंस जनरली एज अ जनरल रूल, एक इंसान की साइलेंस कैन नॉट बी टर्म्ड, इट कैन नॉट बी डीम्ड एज हिज एक्सेप्टेंस, राइट। एक इंसान की साइलेंस कैन नॉट बी डीम्ड एज हिज एक्सेप्टेंस टू अ पर्टिकुलर प्रपोजल। अगर आप टू सम पर्टिकुलर प्रपोजल आप साइलेंट हो, सपोज आपको कोई इंसान कहता है कि ये एक प्रपोजल है, अगर आप विदिन 15 डेज रिप्लाई नहीं करते हो, इट मीन्स मैं ये समझ लूँगा कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इफ़ यू आर मेयरली साइलेंट, right, to a proposal, it cannot account for your acceptance. It is not deemed as a valid acceptance, but there's an exception to it. If it is coupled, if your silence is coupled with your conduct, then it is a valid acceptance. तो आपको ये points को समझना ज़रूरी है. As a general rule, what happens is mere silence to a proposal is no acceptance. वो acceptance नहीं होती है. But if it is coupled with your conduct, अगर आपका कंडक्ट भी बीच में है आपकी साइलेंस के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बन जाएगा. न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल में यही था. आप बिल्कुल साइलेंट हो, आपके घर पे न्यूज़पेपर आता जा रहा है. मेयर साइलेंस एज अ जनरल रूल इज नो एक्सेप्टेंस, बट इफ इट इज कपल्ड विद योर कंडक्ट, इट विल टेक द फॉर्म ऑफ एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. तो वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बन जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड है, एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आपको वहाँ पे करना होगा. पॉइंट समझ आया. एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल से आपको सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे. अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय एन ऑफरी टू द ऑफरर, ईदर टू दिस पर्सन और टू हिज ऑथराइज्ड एजेंट. ये पॉइंट समझने के लिए हम केस लॉ करेंगे, विच इज फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले.
राइट। अब इसमें क्या हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन फेल्ट हाउस ने अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने ये लिखा कि मुझे आपका हॉर्स जो है वो ख़रीदना है, वर्थ 30 पाउंड्स। 30 पाउंड्स के लिए मुझे आपका हॉर्स ख़रीदना है, ठीक है। अब क्या किया, नेफ्यू ने इस लेटर की एक्सेप्टेंस कर ली। उसने मान लिया कि येस आई एम विलिंग टू सेल माई हॉर्स टू माई अंकल फेल्ट हाउस। But instead of this nephew communicating his acceptance to his uncle or to his authorized agent, उसने क्या किया, अपने ऑक्शनियर को, अपने सर्वेंट को कहा, उसका जो सर्वेंट था वो ऑक्शनियर था, उसका नाम था बिंडले को कहा कि प्लीज़ इस हॉर्स को आप डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे, इस हॉर्स को आप मेरे अंकल के लिए रखोगे, बिकॉज मुझे मेरे अंकल से लेटर आई है एंड आई हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर, आई हैव एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। बट व्हाट हैपेंड, बिंडले ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया बाय मिस्टेक, उसके ध्यान में नहीं रहा और उसको ऑक्शनियर था तो जो हाईएस्ट बिड आई उसने उस इंसान को जो है वो हॉर्स बेच दिया। अब जो अंकल थे फेल्ट हाउस इस नेफ्यू के, उन्होंने इस इंसान को, बिंडले को स्यू किया फॉर टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। इन्होंने कहा कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, ही हैज़ कन्वर्टेड माय प्रॉपर्टी, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए इन्होंने उसको स्यू किया। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये आपका हॉर्स हुआ ही नहीं, क्योंकि देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर, बाय द promisee to promiser, right? लेकिन instead here in this example, instead of this nephew communicating his acceptance to his uncle or to his authorized agent, उसने क्या किया, कम्युनिकेट किया अपने ही खुद के सर्वेंट को। अब यहाँ पे क्योंकि एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, since it is not a valid acceptance, it will never ripen into a contract। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो ये हॉर्स कभी आपका नहीं हुआ। since it is not your horse, so how can he be liable for tort of conversion, is it? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ, अगर इसको तो कम्युनिकेट उसने कर दिया और करना भी था, लेकिन ही मस्ट कम्युनिकेट द सेम टू हिज अंकल ऑल्सो, फेल्ट हाउस को भी बताना ज़रूरी था, राइट। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड ईदर टू द प्रोमिसर और टू हिज ऑथराइज्ड एजेंट, बताना ज़रूरी है। और क्योंकि इस केस में नहीं बताया गया तो वहाँ पे एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी। हम इस पूरे असेंशियल में बेसिकली यही डिस्कस करते हैं कि इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड का मतलब होता है इट मस्ट बी मेड नोन टू द अदर पर्सन। मेयर मेंटल डिटर्मिनेशन इज़ नॉट सफिशिएंट, देयर मस्ट बी फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। फिजिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो आपका मेंटल इंटेंट है उसको आप एक्सप्रेस करो। किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे वो आप देखोगे। अब किस तरीके से करेंगे वो हमने रीड किया, या तो बाय एन एक्ट और ओमिशन अंडर सेक्शन 3, बट वो एक्ट और ओमिशन भी ऐसा होना चाहिए कि इट मस्ट हैव एन इंटेंशन और इट मस्ट हैव एन इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। इंटेंशन और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया विद दिस केस लॉ। इट इज़ क्वाइट ईजी एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। या आप सेक्शन 9 के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, या फिर हम सेक्शन 8 भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 8 कहता है कि एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी इफ इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़, राइट। इसमें आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक पुल कंपनी केस को भी ऐड ऑन कर सकते हो, विच इज़ इंपॉर्टेंट। और हमने एक न्यूज़पेपर की एग्जाम्पल ली विच इज़ वेरी रेलिवेंट। मैंने उसमें ये बताया कि एज अ जनरल रूल व्हाट हैपेंस इज mere silence to a proposal cannot be deemed as an acceptance। लेकिन if your silence is coupled with your conduct, it will take up the form of an implied acceptance। वो एक implied acceptance बन जाएगी, and implied acceptance is a valid acceptance under section 9, राइट। और फिर एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ एक केस लॉ रिलेटेड मैंने डिस्कस किया। गाइज अभी हम इस एसेंशियल को कंप्लीट नहीं किया हमने अभी तक, इसका सेक्शन 4 अभी भी बाकी है। सेक्शन 4 बेसिकली डील्स विद व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली दिस सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिर्फ उसको ही मैं डिस्कस करूंगी, and then we'll be discussing the remaining 2 essentials of a valid acceptance. Thank you so much guys, take care, keep learning and bye bye.